गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 13 अप्रैल और आज के इस सेशन में 13 अप्रैल से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में, और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल, न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को किस उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह बन गए हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के बारे में जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में प्रशांत कुमार मिश्रा। वहीं आपसे अगर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इनका नाम है रमेश सिन्हा। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, तो याद रखेंगे सतीश चंद्र शर्मा है। ये नाम आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो फ्रेंड्स इनका नाम है एन कोतेश्वर सिंह, और इनकी जो नियुक्ति है ना ये हाल ही में की गई है, यानी कि 15 फरवरी 2023। इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है प्रीतिंकर दिवाकर, और इनकी नियुक्ति हुई है 26 मार्च 2023। आगे डिस्कस करेंगे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है फ्रेंड्स, तो इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, के विनोद चंद्रन। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, एम मणिकुमार हैं वर्तमान में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इनका नाम है रवि मालीमत। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखेंगे संजीव बनर्जी हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि आप सभी को याद रखना है। अब डिस्कस कर लेते हैं उच्च न्यायालय जो कि परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनके बारे में। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है फ्रेंड्स, तो याद रखना है आप सभी को संसद को है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? गवर्नर यानी कि राज्यपाल के समक्ष। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे वर्तमान में है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, तो फ्रेंड्स याद रखना है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। दो से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, तो ये संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की PDF बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि PDF के अलावा करंट से संबंधित जो भी अपडेट होता है ना वो ईजिली आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। अगला सवाल डिस्कस करेंगे, देश में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो फ्रेंड्स आगामी परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य में। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार भी बन सकता है कि जो सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आता है यूपी में, और जिनका भी यूपी PCS का एग्जाम है इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना, पूछा जा सकता है PT परीक्षा में। तो डिस्कस कर लेते हैं आगे इसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि देश में बाघों की जनगणना पर हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य एक नया क्षेत्र है जहां पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किए गए हैं। हाल ही में ये आंकड़े किसने जारी किए थे, किसके द्वारा?
जारी किए गए थे, याद होगा आप सभी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, कल या परसों की क्लास में ही डिस्कस किया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में स्थित इस अभ्यारण्य को 1988 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है कि कब इसे वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। 1988 में। 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह अभ्यारण्य फैला हुआ है और यह भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है तथा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इसका नाम राजा सोहेल देव के नाम पर रखा गया है। अभ्यारण्य क्षेत्र से सटे हिमालय की शिवालिक पर्वतमालाएं भी हैं। तो आपको याद रखना है यह अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आता है उत्तर प्रदेश में। डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख अभ्यारण्य, जैसे कि खिजड़िया वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये आता है गुजरात में। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखेंगे, हरियाणा। मुथंगा वन्यजीव अभ्यारण्य और चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य ये दोनों ही हैं केरल में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये गुजरात में आता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यह किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। पलामू या बतेला जो आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे ये आता है कहाँ पर, तो ये है झारखंड में। ये झारखंड का एक प्रमुख अभ्यारण्य है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। अगला सवाल डिस्कस करेंगे, किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। तो क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की जो पहल है ना, ये अल सल्वाडोर के द्वारा शुरू की गई है। अल सल्वाडोर एक देश है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में मैप में आगे। तो सबसे पहले न्यूज़ जान लेते हैं। तो देखिए, सेंट्रल अमेरिकी देश यानी कि अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफिनेक्स अल सल्वाडोर में आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी कंपनी बन गई है। ये कंपनी अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो याद रखेंगे अल सल्वाडोर में है। और यह लाइसेंस बिटफिनेक्स को देश के कानूनी प्रावधानों के अनुसार देश में क्रिप्टो संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमति देगा। डिस्कस कर लेते हैं आगे इंटरनेशनल लेटेस्ट करंट अफेयर। कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हो गया है, तो अच्छे से याद कर लेंगे, भारत इसमें शामिल हो गया है। किस देश में एशिया से भी घातक मलेरिया रोगवाहक पता चला है, केन्या में। किस देश के प्रमुख रक्षा समूह ने भारत की एरोस्पेस फर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, संयुक्त अरब अमीरात ने। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बन गया है, तो पहला अमेरिकी शहर बना है सिएटल। अब डिस्कस कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह एक डिजिटल परिसंपत्ति है जो विनिमय के एक माध्यम के रूप में काम करती है। पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, बिटकॉइन है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब हुई थी, 2009 में। किसने की थी, सातोशी नाकामोतो ने इसे शुरू किया था। किस देश ने भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने का निर्णय लिया है, तो ये निर्णय क्यूबा के द्वारा लिया गया था। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो अल सल्वाडोर है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। हाल ही में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया था, तो ये हंगरी में किया गया था। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स यानी कि IC15 किसने लॉन्च किया था, तो इसे क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया गया। अल सल्वाडोर की लोकेशन आप सभी मैप में देख लीजिए, ये है अल सल्वाडोर, छोटा सा देश आपको देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी यानी कैपिटल क्या है, तो सन सल्वाडोर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में OBC का दर्जा दिया है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है इन्हें OBC का दर्जा दे दिया है। पूछा जा सकता है कि किस राज्य द्वारा यह दर्जा दिया गया है, तो मध्य प्रदेश द्वारा। अब इन्हें इसके तहत आरक्षण का लाभ भी मिल पाएगा। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए यह फैसला लिया है, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य सरकार की भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा।
अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि केंद्र ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना की शुरुआत की है। ट्रांसजेंडर लोक कलाकार, इनका नाम है मंजमा जोगाती, को समुदाय के लिए चुनाव आइकन के रूप में किसने चुना है? तो इन्हें चुना गया है कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने। आयुष्मान भारत के तहत ट्रांसजेंडर को समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, ये हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। अगला सवाल, भारत के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये हाल ही में युगांडा की यात्रा पर गए हुए थे। युगांडा में ही इन्होंने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कहाँ पर? युगांडा में। तुलसी घाट वैसे कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, ये भी आपको याद रखना है। युगांडा की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं, कहाँ पर है? तो याद रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है युगांडा। देखिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी झील दिख रही होगी, लेक विक्टोरिया। तो याद रखेंगे, युगांडा से लेक विक्टोरिया की सीमा लगती है। युगांडा गणराज्य पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की मुद्रा को सीलिंग कहते हैं और युगांडा के वर्तमान में प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी। तो इतनी जानकारी आप सभी को युगांडा के बारे में याद रखनी है। अगला सवाल, रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, यह सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ये भी आप याद रखेंगे। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर वैश्विक चर्चाओं में भाग लेना और इस विषय पर एक स्थायी ढांचा प्रस्तावित करना है। इस कार्यक्रम में यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, श्रीलंका, केन्या और बांग्लादेश सहित विभिन्न देश भाग ले रहे हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में। तो संसद रत्न पुरस्कार समारोह का 13वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की? कनाडा ने। कृषि मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर को संसद में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया है। कौन सा देश म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है? जर्मनी। समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सेशल्स के साथ यह हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला सवाल है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इस सर्विस को नाम दिया गया है रैपिड एक्स। डिस्कस कर लेते हैं सर्विस के बारे में। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को रैपिड एक्स नाम दिया गया है। इसका संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा। यह ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ेगी। तो इसकी शुरुआत कहाँ की जानी है? तो याद रखेंगे, नई दिल्ली में। नाम क्या है? तो रैपिड एक्स इसका नाम है। अगला सवाल, किस देश के परमाणु भौतिकी वेदों की एक टीम ने परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान 241 के साथ पहले अज्ञात यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है? तो फ्रेंड्स, ये खोज की गई है जापान के द्वारा। पूछा जा सकता है कि किसने इसकी खोज की है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो याद रखेंगे, जापान के द्वारा की गई है। इस अध्ययन को जर्नल फिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित किया गया और इस नए आइसोटोप का नाम दिया गया है यूरेनियम 241। ये भी आपको याद रखना है। यूरेनियम की अगर बात की जाए तो यूरेनियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक U और परमाणु संख्या 92 है। यह एक भारी धातु है जो रेडियोधर्मी और दुनिया भर में चट्टानों और मिट्टी में कम मात्रा में पाई जाती है। यूरेनियम में कई समस्थानिक होते हैं जो ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है। प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम के 3 समस्थानिक हैं, U-234, U-235 और U-238। आप याद रखेंगे। अब आप मुझे बताइए कि भारत में यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? आंसर करेंगे आप सभी। भारत में जो यूरेनियम है ये कहाँ पर मिलता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, ये समझौता किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। RRI विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इस मेरीटाइम कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट में क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। वहीं बात की जाए रमन इंस्टीट्यूट की, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के बेंगलोर में स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है, आप सभी जानते होंगे। इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन ने 1948 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है निशा दहिया, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और इन्होंने 68 किलोग्राम वर्ग में भारत को रजत पदक दिलाया है। शुरुआत में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, आंसर डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो देखिए, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे 12 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल 2011 को पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले मानव एक रूसी अंतरिक्ष यात्री, जिनका नाम है यूरी गार्गिन, के सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कब मनाते हैं, 12 अप्रैल को मनाते हैं। कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। और किसने लॉन्चिंग की? तो किरण रिजिजू ने। किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। फूड कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में। है फीवर किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध है जापान से। किस राज्य द्वारा नीलेश अंबरे को मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र द्वारा। LIC ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है रत्नाकर पटनायक, याद रखेंगे। हाल ही में LIC में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है। विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया प्रतियोगिता में कौन विजेता रहा है? तो फ्रेंड्स, इसमें विजेता रहे हैं डी गुकेज, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। यूनिफाइड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसकी लॉन्चिंग की गई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के द्वारा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इस स्कीम को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। खबरों में रहा रैकून स्टीलर क्या है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये एक मेलवेयर है जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा है। कौशल भारत मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन कहाँ पर किया? तो राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन उधमपुर यानी कि जम्मू कश्मीर में किया गया। ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो एक बार कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से। लौटते मानसून से वर्षा किस तट पर होती है? कोरोमंडल तट पर। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में है। 10वीं अनुसूची के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन 1985। तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? टर्की भाषा में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 170 में। विकिरण के सभी प्रकार का पता लगाने और कि माप के प्रयोग किए जाने वाला जो उपकरण है इसे क्या कहते हैं? तो गीगर काउंटर के नाम से इसे जाना जाता है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी।
कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे आंसर डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो निम्न में से किसने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो सही आंसर था ऑप्शन बी, विश्व बैंक। किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की है? तंजानिया। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को कहते हैं प्रतिनिधि सभा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो पूर्वी समुद्री तट को हम किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल है, आंसर करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। खबरों में रहा दीपोर व्हील वेटलैंड कहाँ पर है? खबरों में रहा किलौआ ज्वालामुखी किस देश में है? यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है? आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पेड़ है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।